वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू, सी फॉर यू बाय कमल। आज मैं लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप थोड़ा 9th में समझ चुके हो, तो थोड़ा मैं इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लेवोसियर ने, और कौन से ईयर में? 1789 में दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये है कि रिएक्शन के टाइम में ना तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब रिएक्शन जब हो रही होगी, ना तो नया मास क्रिएट कर सकते हो, ना तो नया मास बना सकते हो। विच मीन्स रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखें, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, उसमें AgNO3 का मास कितना दिया है? 6 ग्राम। NaCl का कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। तो NaNO3 का कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम। तो रेस्ट जो बचेगा वो कितना है? मतलब रिएक्टेंट भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है, और AgCl का मास पूछा है, और कहा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? ये फॉलो करता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो 6 ग्राम, तो हम कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास क्या है? रिएक्टेंट में कौन से? AgNO3 और NaCl। इन दोनों के मास को क्या कर देंगे? हम सम कर देंगे। 6.0 into 15.0 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 18 हो जाएगा किसका मास? NaNO3 का। और मास ऑफ AgCl को हम x ग्राम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मास ऑफ AgCl को x ग्राम। तो कितना आ जाएगा ये? 21 18 ग्राम प्लस x, तो कितना आ जाएगा ये? x इज इक्वल टू 3 ग्राम। विच मीन्स तो x इज इक्वल टू 3 ग्राम आया। विच मीन्स इस रिएक्शन में AgCl कितना है? 3 ग्राम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के केवल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दिया होगा, और कुछ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक में से आपको क्या निकालना होगा? उसका प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। पहला जो लॉ था वो किसने दिया था? लेवोसियर ने 1789 में, और जो दूसरा लॉ है वो किसने दिया है? प्राउस्ट ने 1799 में। तो ये लॉ कहता क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। This law states that a pure chemical compound always contains same element combined together in the same definite proportion by weight। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर मैंने मान लो कि मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड में लैब में बना रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ C+O2 CO2, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को बर्न कर रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 मिल रही है। कोई और है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी लैब में बना रहा है। कैसे बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बना रहा है। कोई कैसे बना रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करके बना रहा है। अगर वो क्या बना रहे होंगे? अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो जो उनका वेट होगा वो क्या होना चाहिए? रेशियो। वो रेशियो होना चाहिए, देखो 12:32। कार्बन का मास कितना है? 12, और 16 होता है ऑक्सीजन का। 16:32 कितना था? 16 to 32, तो कितना था? 4 से अगर मैं काट दूंगा तो 4:3:8। मतलब जो रेशियो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होना चाहिए? 3:8। मैं भी लैब में कुछ भी बनाऊं, आप भी लैब में किसी भी प्रोसेस से CO2 बना रहे हो, लेकिन जो आपका रेशियो होना चाहिए मास बाय वेट का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3:8। तो अब समझ में आया? दिस लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, ये प्योर केमिकल कंपाउंड में ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट टुगेदर इन दी सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट। बाय वेट से क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन होगा। तो अब मैं आता हूं इन दोनों की लिमिटेशन में। इन दोनों की लिमिटेशन क्या है? इन दोनों लॉ की लिमिटेशन क्या है? कि ये लॉ हर तरीके की केमिस्ट्री में, हर तरीके की केमिकल रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ की जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनमें जो एनर्जी, जो मास होता है वो एनर्जी के फॉर्म में मिलता है आपको। तो इसलिए आपका ये जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता है
जब आपका क्या हो, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही हो। ये आपने देखा EMC स्क्वायर फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि एनर्जी का कन्वर्जन किसमें, मास में, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉ उसको एप्लीकेबल नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। सेकेंड लॉ, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कब नहीं काम करेगा, आपको पता ही है, CO2 हमें मिल गया, चलो ठीक है, लेकिन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। जब आइसोटोप्स आ जाएगा, अब देखो जब ये आइसोटोप्स हो जाएगा कार्बन CO2, आपके पास कार्बन 12 वाला नहीं है, कार्बन कौन से वाला है, 14 वाला है या 13 वाला है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 13:32 या 14:32। आइसोटोप्स के केस में ये जो लॉ है वो लिमिट कर जाता है, ठीक है। तो ये थे इन दोनों लॉ के लिमिटेशन। अब नेक्स्ट लॉ हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने 1803 में दिया था। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या, व्हेनेवर टू एलिमेंट्स form more than one compound, the different masses of one element that combine with the same mass of other element are in the ratio of small whole number, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, कहने का मतलब क्या है, whenever two elements form more than one compound, whenever two elements form more than one compound, more than one compound, ठीक है। H2O बनाया और H2, कोई केमिकल एक कंडीशन दी थी, जब H2O2 मिले तो उन्होंने H2O बनाया। एक कंडीशन थी जिसमें H2 और O2 मिलकर उन्होंने क्या बनाया, H2O2 विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बात यह है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 2 ग्राम, यहाँ पर भी कितना होगा, 2 ग्राम, यहाँ कितना होगा, 16 2 32, और 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये कितना होगा 32। मास तो आपको पता ही होगा। तो इसने क्या कहा है कि whenever two elements form more than one compound, ठीक है, more than one compound, ये दोनों मिले और इन दोनों ने क्या बनाया, आपका अलग अलग कंपाउंड बनाया। जब ये मिल रहे हैं तब जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट मास होगा जो कंबाइन होने में लगा हुआ है, जो ऑक्सीजन का 16 है या 32 है, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या है आपका 16:32। देखो एक मास को हमने फिक्स कर दिया है 2 ग्राम, हाइड्रोजन के मास को क्या करा, विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1:2। मतलब एक को आपको क्या करना है, फिक्स करना है, और जो बाकी दूसरा एलिमेंट है उसका अगर रेशियो देखोगे तो वो रेशियो कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो वो हो गया आपका जैसे C+O2 क्या बनाएगा, CO2, C+O2 हाफ O2 क्या बना सकता है, ये CO। तो यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 32, यहाँ कितना है 12 और यहाँ कितना है 16, ठीक है। तो फिर से अगर हम देखें तो ये मास फिक्स हो गया, जो इन दोनों का रेशियो होगा, जो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, देखो C और कार्बन ऑक्सीजन ही तो है, लेकिन क्या बना रहे हैं, 2 से अधिक एलिमेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो जिनका मास फिक्स नहीं है उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 32:16, और ये क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। सो ये एग्जांपल है किसका, आपका ये एग्जांपल है आपका किसका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, ठीक है। जो नेक्स्ट लॉ है वो हमारा क्या, रिचर ने दिया है 1792 में, वो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। तो इसको आप लैंग्वेज वाइज तो अच्छे से समझ ना पाओ, लेकिन अगर आप एग्जांपल लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लॉ आपके एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो नहीं होगा, अगर हम वैसे देखें तो आपका क्या कहते हैं जो भी रिफ्रेशर होंगी उनमें होगा, तो ये ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैं लॉ समझा देता हूँ कि है क्या। तो अगर मैं बोलूँ कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन है
और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, कार्बन है, वो हाइड्रोजन के संग मिलके क्या बना रहा है, CH4। ठीक है, C+H2 क्या बना देगा, CH4। तो अगर हम बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा, 2CH2 CH4। तो अब देखो, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये कंबाइन कर रहा है किससे, कार्बन के फिक्स्ड मास 12 ग्राम, और यहां ये कितना है 32 ग्राम, और यहां कितना है ये 4 ग्राम। ठीक है, तो when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses in which they do so is, अब देखो यहां पर जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, किसका, ऑक्सीजन, और रेशियो अगर मैं ऐसे करूं, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 4, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 32। ठीक है, कितना है 32, तो कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो क्या बनेगा आपका 4:1:8। तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन इस केस में कितना है, यहां से इतना है। अब ये दोनों अपने आप से भी इंटरेक्ट करेंगे, H2 + O2 क्या बनाएंगे, H2O। तो हाफ O2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये, अगर मैं कहूं तो कितना होगा ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यहाँ कितना है आपका 2:16, तो कितना आ जाएगा ये 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो कितना आया 1:8 आया, कितना आया 1:8, और यहाँ हाइड्रोजन और रेशियो कितना आया 1:8। तो देखो, when two elements combine separately with a fixed mass of a third element, then the ratio of their masses, ये जो masses का रेशियो था 1:8 था। अब जब ये खुद से भी जुड़ रहे हैं, जब ये खुद से मिलके बना रहे हैं कंपाउंड, तो या तो क्या होगा, या तो आइदर सेम होगा या क्या होगा, एक होल नंबर मल्टीपल होगा। यहां पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। जब ये अपने आप से जुड़ रहे हैं तब कैसा आ रहा है 1:8, जब ये थर्ड एलिमेंट से जुड़ रहे हैं तब भी रेशियो क्या आ रहा है 1:8। या तो ये सेम होंगे या तो होल नंबर मल्टीपल होंगे। तो ये एग्जांपल था किसका, अगर हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल मैंने जो बनाया था वो क्या था, देखो यहाँ इसने C और H से CH4 बनाया था, CO2 बनाया था। तो यहाँ पर जो CH4 का जो रेशियो अगर सिंपली सोचो तो कितना आ जाएगा 12 रेशियो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 रेशियो कितना आ जाएगा, CO2 के केस में कितना है 12 रेशियो 32। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब ये थर्ड एलिमेंट से मिल लेते तो कितना आ रहा था, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन तो कितना आ जाएगा 4:32, तो 1:8। इसको मैं इसकी तरीके समझा रहा हूँ बस। इसमें क्या बना था, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बनेगा 2:16, तो कितना आ जाएगा 1:8। तो इस केस में आपका जो वैल्यू है वो क्या आई है, सेम आई है। तो एक हम करेंगे जो आपका एग्जाम्पल होगा किसका, जिसमें रेशियो सेम नहीं आएगा, तो एक एग्जांपल वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया था कि जब रेशियो सेम आता है, जब रेशियो को अगर आप कहें कि होल नंबर मल्टीपल होगा उनके, तो क्या है, देखो ये है आपका एक ट्रायंगल जिसमें हाइड्रोजन थर्ड एलिमेंट होगा। देखो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फर से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो 2 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा तभी तो H2S बनेगा, क्योंकि सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है। 2 ग्राम किससे करेगा 16 से करेगा तो कितना हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। तो अब जो हम यहाँ पर कहेंगे कि दो एलिमेंट ने अपने थर्ड एलिमेंट से मिलाया तो रेशियो क्या बना 2:1, क्योंकि 32 है और 16 है तो कितना बनेगा 2:1। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो क्या बनेंगे 32:32, S + O2 क्या बनता है SO2 बनता है, तो 1:1। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रेशियो करें तो हमें रेशियो जो मिलता है इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो करें तो हमें क्या मिलेगा, एक सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो क्या रेशियो मिलेगा आपका 2:1 है। तो अगर हम इसमें क्या क्या बनेगा H2S SO2 और ये H2O बनेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट लॉ है गैर-लुसैक्स लॉ। नाम से ही समझ, गैर-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, नाम से समझ रहा है ये लॉ किसने दिया,
गैलोसैक्स ने दिया होगा 1808 में दिया है। तो ये लॉ क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। क्या मतलब है? जैसे अगर आपके पास H2 है, रिएक्शन कर रहा है Cl2 से, आपका क्या मिलेगा? आपका HCl। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो क्या होगा? 2HCl होगा। तो अगर हम लिखे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस, ये सब पे आपकी क्या है? HCl, Cl2 और तीनों की क्या आपकी गैसेस हैं। तो वन वॉल्यूम, जब 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या मिलेगा? 2 वॉल्यूम। तो जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:2। मतलब दिस स्टेट्स दैट कि जब गैसेस कंबाइन होती हैं वो वॉल्यूम में काम करती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो जो भी 1 लीटर कितने लीटर दे रहा है? इससे के 2। तो जो भी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ कि H2 प्लस N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अगर मैं बैलेंस करूँ तो 2NH3 आएगा और 3H2 होगा। तो क्या कहूँगा? 1 वॉल्यूम ऑफ N2 एंड 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ, तो जो रेशियो है वो क्या बनेगा? 1:3:2। तो ये है आपका क्या लॉ? गैलोसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो नेक्स्ट लॉ है कि अंडर सिमिलर, कौन सा लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ है। ये लॉ है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर है, उस कंटेनर में गैसेज हैं, ठीक है? कंटेनर में गैसेज हैं, सेम वॉल्यूम के कंटेनर हैं और इसमें क्या है? गैसेज। सेम मतलब कंटेनर है, एक जैसे ही है, तो इनमें गैसेज हैं, ठीक है? और इसमें जो गैसेज हैं, इसमें जो H2 गैस है, इसमें O2 गैस है और इसमें N2 गैस है। अगर आपकी कंडीशन क्या हो? टेम्परेचर और प्रेशर क्या रख रखा है आपने? सेम रख रखा है सब गैसेस का। तो जब इनका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, तो इसके अंदर जो इनका वॉल्यूम है, अगर मान लो कि कोई भी है 5 लीटर है, कोई भी है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, H2 के मॉलिक्यूल्स, O2 के मॉलिक्यूल्स, N2 के मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसमें बोलूंगा कि अगर मैं बोलूंगा 5 वॉल्यूम है किसका? 5 लीटर हाइड्रोजन गैस है, उसमें 10 मॉलिक्यूल है, तो वैसे अगर मैं वहीं पर ही बगल में मैंने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा होगा और उसमें पूछूंगा कितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें, और सेम वॉल्यूम है, तो क्या होगा आपका? उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने आपके हाइड्रोजन में होंगे और उतने ही जितने नाइट्रोजन में होंगे, ठीक है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने सारे लॉस पढ़ लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलोसैक्स लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको पता ही है कि एटॉमिक थ्योरी दी गई है। एटॉमिक थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक थ्योरी में जो स्टार्टिंग में कहा गया था कि जितने भी मैटर हैं उसका एक इंडिविजुअल पार्ट है, उसको क्या कहते हैं? अगर हम कोई भी मैटर को उसको काटते रहेंगे, एक पार्ट हमें मिलेगा, एक जिसको उसके बाद हम नहीं तोड़ सकते या डिवाइड कर सकते, दैट पार्ट इज कॉल्ड एटम। ये जो कहा गया था वो किसने कहा है? डाल्टन ने कहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ कनंद ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था? द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। परमाणु को एटम कहते हैं, द्रव्य को मैटर कहते हैं, ठीक है? तो डाल्टन की थ्योरी मानी गई बाद में। 1800 के करीब डाल्टन ने थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कही थी। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है? डाल्टन की जो थ्योरी है वो है, तो पहला जो पॉइंट है किसका? डाल्टन का, वो क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल called atom, which is indivisible, ठीक है? तो सबसे छोटा पार्टिकल किसी मैटर में क्या होता है? आपका एटम होता है, ठीक है? पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट,
दूसरा क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, विच मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया था फिजिकल भी होती है केमिकल भी होती है, वो प्रॉपर्टीज जैसे आपकी एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। जैसा मैंने बोला कि मैंने बोला कि ये जो एटम है, एक ये एटम है सोडियम और ये एक एटम है, ये एक एलिमेंट है सोडियम और एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। अब इसके अंदर एटम है किसके, सोडियम के, और इसके अंदर किसके एटम होंगे, मैग्नीशियम के, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो सोडियम वाला एटम है, इस एटम की और इस एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक ही होगी। मतलब अगर मैं सोडियम का मास 23 बोल रहा हूँ तो दूसरे एटम का मास भी क्या होगा, 23 होगा। वैसे ही मैग्नीशियम का इस एटम का मास और इस एटम का मास भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब एटम्स ऑफ, जैसे इसका 24 होगा तो इसका भी क्या होगा, 24 होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है आपका एटम्स ऑफ different elements have different properties, ठीक है। तो एटम्स हैव डिफरेंट, मतलब अगर मैं बोलूं सोडियम का कोई एटम है और मैग्नीशियम का कोई एटम है या कोई अदर एलिमेंट का भी कोई एटम मानेंगे तो उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होगी, मतलब सेम नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ अगर हम बोले, फोर्थ जो है आपका इन केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स टेक्स पार्ट, मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहां पर आपके जो एलिमेंट का कौन सा पार्ट रिएक्ट कर रहा होता है, एटम्स पार्ट रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो बात ये यहीं पर ही आगे खत्म होती है कि उसके बाद एक और लिख सकते हो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, इंडेस्ट्रक्टिबल, इट इज इंडिविजुअल, मतलब उसके बाद हम पार्टी नहीं करते तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक लिमिटेशन आई है, लिमिटेशन हो गई है, जो ये थ्योरी थी, अब ये थ्योरी अब नॉट वैलिड है। उस समय के लिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब जो ये थ्योरी है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि इंडिविजुअल नहीं है, एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम इंडिविजुअल है। कैसे? अब हम पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद आप कह सकते हो लिमिट कर जाएंगी कि हाँ इंडिविजुअल है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आपका, ठीक है। तो अब हमारी लिमिटेशन जो थी वो क्या थी, पहले हम लिमिटेशन देख लेते हैं। पहली बात तो अब इंडिविजुअल नहीं रह गया, क्योंकि डॉल्टन, थॉमसन, बोर, रुदरफोर्ड, इनके आने की वजह से जो एटम है उसके बाद हमें पता लगा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होने की वजह से ये जो पहले वाली जो आपका पार्ट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। अब सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, अब आपने पढ़े हैं आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब अगर मैं बोलूं तो क्लोरीन के बारे में बोलूं, क्लोरीन के एटम है, क्लोरीन का ये एलिमेंट मानो, क्लोरीन के एटम है, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन के एटम हैं उसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का 35 मास बोला था मैंने, लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट मास। क्लोरीन का एक एटम होगा उसका मास 37 भी हो सकता है, कितना हो सकता है, 37 भी हो सकता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। देखो इसका मास 35 है, इसका मास क्या है, 37 है, तो ये लिमिट कर गया। दूसरा आप बोल रहे हो कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है आपके पास कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम है और ये आर्गन है, ठीक है, ये आर्गन है,
कैल्शियम एलिमेंट है और ये आर्गन एलिमेंट है। कैल्शियम के इस एलिमेंट एटम का मास 40 होता है और इस एटम का मास भी क्या होता है, आर्गन के एटम के मास भी क्या होता है, 40 होता है। तो कहने का मतलब क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज भी दिखा सकता है, ठीक है। तो अब जो थ्योरी आएगी वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आएगी। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मैटर, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अब हम लिखते हैं। जो अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग द मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होता है या तो एटम्स हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो एटम होता है अब इंडिविजुअल नहीं माना जाएगा, मतलब मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने क्या माना था, वहां एटम माना था ना मॉडर्न डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में। यहाँ आप कह सकते हो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला सोडियम का केस, सोडियम के केस में एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर मैं ऑक्सीजन के केस में बोलूंगा तो ऑक्सीजन के केस में O2 मॉलिक्यूल होता है, मतलब O2 आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में आप थोड़ी सी डिफरेंस समझ में आएगा। अब एटम्स क्या होता है, एटम्स वो स्पीशीज होती है जो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रह सकता है। जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम्स कैन बी कंसिडर एज कि हम उनको कैसे कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं और इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकते हैं, और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मैटर की स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा की ये क्या है, नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंडिविजुअल। अब इसके अंदर आपने पढ़ाई है, डॉल्टन थॉमसन आ चुके हैं, थॉमसन आ गए हैं, आगे थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया था, फिर गोल्डस्टीन आ गया, वो प्रोटॉन, फिर उसके बाद चैडविक आ गया, न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी। तो उसके बाद ये जो एटम है उसको आप क्या नहीं कंसीडर कर सकते, अब हम इंडिविजुअल कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। मैंने अभी बताया कि आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो मासेस क्या होती है, डिफरेंट हो सकती हैं। सेम प्रॉपर्टीज हो सकती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, एटम्स की। जैसे मैंने अभी कैल्शियम और आर्गन आइसोबार्स होते हैं जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम एटॉमिक मास होता है, ऐसे को हम आइसोबार्स कहते हैं। मतलब सेम प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स। नेक्स्ट क्या है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम ही होता है। और हम जैसे अब जो डॉल्टन ने बोला था कि मास इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब मास जो मैटर है उसको आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास बस क्या हो सकता है, लेकिन एनर्जी मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इन एनर्जी, मतलब एनर्जी में चेंज हो सकता है। मतलब मास को आप चेंज कर सकते हो किसमें, एनर्जी में। आपका फॉर्मूला था E=mc², इसके द्वारा। तो इस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े, जिसमें हमने कुछ लॉस को डिस्कस किया और हमने डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। लॉस से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो एकेडमिक के क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो बनते ही हैं, आपको डेफिनेशन पूछी जाती है और थोड़े न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही है। ये लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे और मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये तो बेसिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। तो थैंक यू।